हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू सिलेक्ट सिविल्स। आपको पता है कि झारखंड पीसीएस प्रीलिम्स का रिजल्ट आ चुका है। तो दो बातें मैं कहूंगा, दो लोगों के लिए कहूंगा, दो टाइप के स्टूडेंट के लिए कहूंगा। एक वो जिनका सिलेक्शन हो गया, जो प्रीलिम्स पास कर चुके हैं, और जो किसी वजह से कमान कारणों से प्रीलिम्स वो फेल हो चुके हैं, उनका प्रीलिम्स सिलेक्शन नहीं हुआ, मेंस के लिए सिलेक्शन नहीं हुआ। पहले उन स्टूडेंट्स के लिए देयर इज ऑलवेज सेकंड टाइम, हमेशा दूसरा आपको चांस नहीं देता, लाइफ हमेशा सेकंड चांस देती है। तो आपके पास ये है कि ठीक है, थोड़े दिन दुखी रहिए आप, अब टाइम निकल चुका है, अब अगले जेपीएससी के लिए लग जाइए। आपको पता है कि चीजें स्ट्रीमलाइन हो चुकी हैं मोर और लेस। जेपीएससी नेक्स्ट जेपीएससी भी आने जा रहा है, तो अगर आप सीरियस एस्पिरेंट और फेल हो चुके हैं किसी वजह से, तो नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए अभी से लग जाइए। रोना धोना बंद करके जो भी करना है बंद करके लग जाइए और अगले अटेम्प्ट की तैयारी। और जो बच्चे सिलेक्ट हो उनको मैं बताना चाहूंगा, देयर इज नेवर सेकंड टाइम। सेकंड टाइम कभी नहीं मिलने वाला है। आप एक बार प्रीलिम्स पास कर चुके हैं, अगली बार प्रीलिम्स आप नहीं पास, और पास भी कर गए तो रिकॉर्ड नहीं बनाना है कि 5 बार प्रीलिम्स लिखी है आपने, 4 बार मेंस लिखी है। नहीं, एक बार प्रीलिम्स, एक बार मेंस और एक बार इंटरव्यू दे करके सिलेक्शन ले लेनी है। यहाँ आप एक्सपीरियंस लेने नहीं है, जॉब लेने हैं। तो हमेशा जॉब लेने के चक्कर में रहिए, एक्सपीरियंस लेने के चक्कर में नहीं रहिए। तो अगर आपका मेंस निकल गया है तो वेट मत करिए। कंट्रोवर्सी और तमाम तरीके की जो इन्वायरमेंटल नॉइज है उनको रिजेक्ट करते हुए एक चीज पर फोकस करिए कि आपका एग्जाम उसी डेट पर होने जा रहा है। हो ना हो आपके हाथ में तो है नहीं। अच्छा कैंडिडेट वो होता है, अच्छा अधिकारी भी वही होता है जो अपना काम करते रहे। अगर अच्छा ऑफिसर बनना है तो फिर क्या नॉइज चल रही है बाहर, आपको उस पर ध्यान नहीं देना। आपको ध्यान देना है कि आपको काम क्या दिया गया है। आप अपना काम कर लीजिए, फिर जो होगा देखा जाएगा। दूसरे के काम को आप अपना जो है फोकस, दूसरे की गलतियों को, अक्सर क्या होता है ना, दूसरों की गलतियां आपकी डेस्टिनी हो जाती हैं, तो उनको अपनी डेस्टिनी मत बनने दीजिए। अपनी डेस्टिनी खुद बनाइए। और मेंस आप डिसाइड कर लीजिए कि फिक्स टाइम पर ही होने जा रहा है, और वो फिक्स टाइम ये है कि आज से आपको 14 से 15 दिन बचे हैं। उन 14 से 15 दिनों में होता है तो गुड, और अब तो तैयार रहिए आप। नहीं होता तो भी वो 15 दिन वेस्ट नहीं जाने दीजिए आप। आज नहीं तो कल होगा, 10 दिन बाद होगा, 1 महीने बाद होगा, होगा तो जरूर। और जो जिनको एज मिल गया, आपको यकीन मानिए 15 दिन का इधर, 15 दिन इतनी बड़ी चीज होती है। जब आपको 15 दिन की कमी होगी, सब जिस दिन होगी उस दिन आपको पता चलेगा ये 15 दिन कम क्या होती है। तो इसी ये वीडियो जो है इसी सेंस यहाँ है कि उन बच्चों को, मेरा मानना है कि लग जाना चाहिए। तो उन्हीं बच्चों को रिवॉर्ड करने के लिए हमने एक कूपन रखा हुआ कि जितने हमारे कोर्सेज हैं, जो कि जेपीएससी मेंस के लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं, हम जिसमें आपको वैल्यू एडिशन कर रहे हैं, जिसमें आपको हम पर क्वेश्चन 6 से 7 नंबर बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। हर क्वेश्चन हमारा टारगेट, ओवरऑल पेपर बने, ओवरऑल एग्जाम बने, हमारा टारगेट है एक 1 क्वेश्चन एट अ टाइम। उसमें हम क्या कर रहे हैं कि एक क्वेश्चन में आपको 6 से 7 नंबर बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर इस तरीके की आप तैयारी चाहते हैं कि आपको एक सर्टेन लेवल ऑफ प्रिपरेशन है, और आप चाहते हैं कि आपका वैल्यू एडिशन हो सके, श्योरिटी हो सके कि सिलेक्शन हो जाएगा आपको, और साथ ही साथ आपकी एक बेटर रैंक आएगी, जितनी भी आप रैंक सोच रहे हैं उससे 10 रैंक 15 रैंक बेटर करना चाहते हैं, तो ये कोर्स उनके लिए डिजाइंड है। कि जो बच्चे जिनकी सर्टेन लेवल ऑफ प्रिपरेशन है, तो उन्हीं बच्चों को अवार्ड करने की हमने क्या किया कि एक खास तरीके का हमने ऑफर लेकर आया है। जो बच्चे सिलेक्ट हो गए हैं उनके लिए हमने ऑफर लेकर आया कि 33% जितने भी हमारे कोर्सेज हैं उन पे आपको 33% क्या होगा, डिस्काउंट रहेगा। 33% सिलेक्टेड स्टूडेंट्स को। कूपन कोड लगा हुआ है, ऐप पर जाइए, कूपन कोड लगाइए, और एक गूगल फॉर्म है, फिल करेंगे, और अगर आप सिलेक्टेड है तो वो अपने आप वो सिलेक्टेड स्टूडेंट का वो ले लेगा और आपका कोड लग जाएगा, और आपको कोर्स में क्या हो जाएगा, 33%, जितने भी कोर्स हैं, जो भी कोर्स, जो भी प्राइस दिख रहा है आपको, उससे 33% के कम दाम में आपको मिल जाएगा। ये शुरू के 10 से 15 दिनों के लिए कोड है। तो अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं कि एग्जाम 15 दिनों में ही होगा, तो ये आपके कोर्स के लिए, तो ये आपके लिए बहुत बढ़िया रिवॉर्ड हो जाएगा। 33% ऑफ भी मिल जाएगा आपको, और एक अर्ली स्टार्ट मिल जाएगा। तो जिन बच्चों को अर्ली स्टार्ट, मतलब एक गुड स्टार्ट ही सब कुछ तय कर। 15 दिन बहुत क्रिटिकल होते हैं 15 दिन में। और हमने क्या किया कि इसमें कुछ आपको पूरा पोथी नहीं पढ़ाया हुआ है, हमने किया है एक स्मार्ट स्टडी। स्मार्ट स्टडी हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड किया। आपके पास 15 दिन है, 15 दिन में आपको सिर्फ और सिर्फ 100 सवाल तैयार कर, 100 सवाल, वो भी कौन से, पीवाईक्यूज के 100 सवाल कर लिए। आपको सारे क्वेश्चन डिट्टो, जो भी क्वेश्चन पूछे आपको आंसर वही लिखना है, और आपको नंबर मिलने जा रहा। देयर आर नो करेक्ट आंसर्स इन ह्यूमैनिटीज। जीएस में कोई भी करेक्ट आंसर नहीं है, तो कोई भी, इसका मतलब सारे आंसर रॉन्ग है। रॉन्ग आंसर वही है जो पेपर छोड़ कर आ गए हैं, जो क्वेश्चन छोड़ कर आ गए हैं। जिस क्वेश्चन में आपने 100 वर्ड लिखा है, जिस क्वेश्चन में आपने 50 वर्ड लिखा है, वही सिर्फ रॉन्ग है। जिस भी क्वेश्चन में आपने 300 से 400 वर्ड रॉन्ग दिए हैं, वो लिख दिए हैं, अगर आपने पेपर फिल कर दिया, कॉपी फिल कर दी है, वो ब्लैंक स्पेस फिल कर दिया, तो वो क्वेश्चन सही हो जाता है। सिर्फ गलत क्वेश्चन वो होते हैं जो आप अटेम्प्ट नहीं करते हैं। जो आपने अटेम्प्ट नहीं किया ह्यूमैनिटीज में, वही गलत माना जाता है, बाकी कोई नहीं। आपको हर चीज को क्रिटिकली अपने पॉइंट ऑफ व्यू से एनालाइज करना होता है। तो आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखिए, उसके बाद से सारे पॉइंट, और सबसे खास बात है सारे पॉइंट ऑफ व्यू सिलेक्ट सही होते हैं। गलत वो पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं जो ब्लैंक होते हैं।
आप जहाँ पे ओपिनियन नहीं देते हैं सिर्फ वही ओपिनियन गलत होता है, बाकी हर ओपिनियन एक्सेप्टेड होता है ऑन अ सर्टेन लेवल। तो जहाँ पर आपको 4 नंबर 5 नंबर मिलने वाला था वहाँ पे आप लिख करके गलत आंसर ही लिख करके जिसको आप गलत मान रहे हैं वहाँ पे आप 12 नंबर पा सकते हैं, 8 नंबर बढ़ गया। जहाँ पे आपको लग रहा है कि आप थोड़ा बहुत सही लिख के 12 नंबर पा सकते हैं, वहाँ आप और लिख करके 8 नंबर और पा सकते हैं। तो इस तरीके से हम हर क्वेश्चन में आपको 4 से 5 से 8 नंबर बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो पर पेपर में आपके 50 नंबर बढ़ रहे हैं, ओवरऑल पेपर में आपको 200 नंबर के करीब बढ़ रहे हैं। 200 नंबर से आप सीधा-सीधा रैंक 10 में आ जाएँगे, 1 से लेके 10 के बीच में आ जाएँगे। टॉप पहला रैंक और आखिरी रैंक के बीच में 200 नंबर से ज़्यादा का अंतर नहीं होता और मेंस में तो डेफिनिटली नहीं होता। मेंस में जो टॉप 1 जो रैंक 1 है और जो मेंस में जो लास्ट रैंक आया है, उसके बीच में 200 नंबर से ज़्यादा का अंतर नहीं हुआ। तो सोचिए आप सीधा-सीधा अपर क्वेश्चन में कुछ खास काम करके कुछ सिलेक्टेड स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क भी नहीं करना। हम आपसे कहने नहीं जा रहे कि जाइए पढ़िए आप क्या लक्ष्मीकांत उठाइए एंड सो ऑन। आप इस स्पेक्ट्रम उठा लीजिए, आप पूरा ओल्ड एनसीईआरटी, न्यू एनसीईआरटी, मिडिल एनसीईआरटी जो भी एनसीईआरटी दी हुई है सब पढ़ डालिए, कलर जितनी भी कलर की एनसीईआरटी है सब पढ़ डालिए। नहीं, हम कह रहे हैं कि हमारी वीडियो देखिए, पीडीएफ दिया हुआ है और एमसीक्यू लगाइए। ये 15 दिन में हमने एक जो है प्रैग्मेटिक टारगेट किया कि जो 15 दिन में 6 से 7 घंटे में पर डे हो सकता। तो आप जाइए, 33% का ऑफ है सारे मेंस कोर्सेज पे, 33% सिर्फ और सिर्फ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के लिए। ऑब्वियसली सिलेक्टेड कैंडिडेट्स ही मेंस खरीदेंगे, लेकिन जो लोग मेंस का अर्ली स्टार्ट लेते हैं लेना चाहते हैं, नहीं सिलेक्टेड है वो भी परचेस कर सकते हैं। लेकिन जो लोग सिलेक्टेड है उनको 33% जितने भी कोर्स है आपको उन पे ऑफ मिलेगा। ऐप पर जाइए, हमारा ऐप है सिलेक्ट सीरीज करके ऐप है, आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, जाके परचेस करिए और एक अर्ली स्टार्ट लीजिए। और बेस्ट स्टार्ट इज अर्ली स्टार्ट। ओके, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सिलेक्ट सिविल्स। इस चैनल पर हम जेपीएससी मेंस के लिए आंसर के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं और आपको पता है कि ये प्रीलिम्स का रिजल्ट रिसेंटली कल ही डिक्लेयर हुआ और आपको क्या करना है, अब आप जो लोग मेंस के लिए सिलेक्ट हुए हैं, मेरे ख्याल से 2200 लोग सिलेक्ट हुए हैं, उनको अब 15 दिन बाकी है, आज से 15 दिन बाकी है, या मान के चलिए आज से सिर्फ 14 दिन बाकी है और उसके बाद से डेट अनाउंस हो चुकी है। 19 को आता होने जा रहा है, मेंस होने ही जा रहा है फॉर श्योर। ठीक, तो अब हमको क्या करना है, अब हम एक तरीके से, कुछ लोग होते हैं कि पैनिक मोड में आ गए, उनको आइडिया ही नहीं था कि वो सिलेक्ट होंगे, बहुत डर रहे थे और उसके जो बीच में टाइम मिला उसमें कुछ तैयारी नहीं की। कुछ लोग थे कि जो थोड़ी बहुत तैयारी कर रहे थे, अब पैनिक मोड में आए हुए हैं कि अब क्या करें यार। तो अब आपको क्या करना है कि जो लोग सिलेक्ट हो गए हैं, जो लोग फेल हो गए हैं, वो तो अपना फिर अभी भी कोई दरवाजे तो बंद नहीं हुए, लेकिन जो लोग सिलेक्ट हुए हैं उनके पास अभी भी एक सुनहरा मौका है, क्योंकि मैं आपको बार बार करके दिखा रहा हूँ कि थिंग्स आर रिपीटेड, क्वेश्चन लिटरली रिपीट हो रहे हैं। हर चैप्टर में हर हर पेपर में 4 से 5 क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। 8 से 9 क्वेश्चन के पेपर में 4 से 5 क्वेश्चन लिटरली रिपीट हो रहा है। 70 से 80 नंबर के क्वेश्चन और हर पेपर में 200 में से 70 से 80 नंबर के क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। तो हमारा ये टारगेट है, इन 70 से 80 नंबर के क्वेश्चन को फॉर श्योर हमें पा लेना है। अब कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, अब आपको लक्ष्मीकांत पढ़ने की जरूरत नहीं है, अब आपको कोई गुड गवर्नेंस की किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, अब आपको एंशिएंट इंडिया ले करके पूरा एक आर्कियोलॉजिस्ट बनने की जरूरत नहीं है कि कहाँ पे क्या हुआ, कुछ भी नहीं। अब सीधा क्या करना है, जो जिन्होंने पिछले सिलेक्टेड स्टूडेंट्स ने जो रास्ता अपनाया, क्या रास्ता अपनाया, सिलेबस को सामने रखा, पीवाईक्यूज को सामने रखा, सिलेबस छोटा है, क्रिस्प पर टू द पॉइंट है और उसी के अकॉर्डिंग पीवाईक्यूज पूछे जा रहे हैं, साथ ही साथ रिपीट किए जा रहे हैं। अब आपको करना यह है कि जो होना था हो चुका है, अब बैठें क्वेश्चन को याद करके लिख के जाएं, याद करें लिखें, याद करें लिखें, कहानी खत्म है। किताब खोलने की भी बिल्कुल जरूरत नहीं, बिल्कुल भी जरूरत नहीं। अब हमको केवल और केवल बॉर्डर लाइन पढ़ने के लिए, केवल और थोड़े बहुत फैक्ट्स पढ़ने के लिए, थोड़े बहुत आर्टिकल्स पढ़ने के लिए हम शायद बुक खोल सकें, लेकिन अब हम आंसर राइटिंग जो है फिर से कोशिश नहीं करेंगे, ग्रामर सीखें, वोकैबुलरी सीखें, अब वो सब हमारे पास टाइम नहीं है। अब 15 दिन है, अब खुल के खेलने का टाइम है, रिस्क लेने का टाइम है। लग गया तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं, अगले मेंस की हम तैयारी करेंगे। लगे तो हैं ही, आपको रिकॉर्ड तो बनाना ही है। नहीं सिलेक्ट हुए तो कम से कम आप ये गाना गाने के लिए तो रहेंगे ना कि 5 बार प्रीलिम्स हुआ है, 6 बार मेंस हुआ है, 7 बार इंटरव्यू दिया है आपने। जो लोग ये गाना गाना चाहते हैं जिंदगी भर, वो उनके लिए भी बढ़िया है। या वो स्टूडेंट जो एक बार प्रीलिम्स, एक बार मेंस और एक बार इंटरव्यू दे करके जिंदगी भर की नौकरी पाना चाहते हैं। हमें वो नहीं बनना है कि बहुत बार भैया 5 बार मेंस दिया, 13 बार इंटरव्यू दिया, नहीं। खूब पंचवर्ती योजना में लगे हुए नहीं, अब पंचवर्ती योजना बनाने का टाइम नहीं है। अब ये है कि एक छोटी सी योजना बनाई जाए कि 15 दिन की स्कीम है। इस समय पूरा डॉलर का जो है, रुपए का एकदम हालत खराब है आपके, सोना बिक चुका है आपका, जीडीपी गिर रही है आपकी। अब आपके पास ये टाइम नहीं है कि बच्चों को जो है जाके पढ़ाएं एबीसीडी। अब ये टाइम है कि फोर्स करके खेती की जाए, पानी से सिंचाई जहां से मिले वहां से सिंचाई की जाए। समझ रहे हैं मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। अब वी आर नॉट गोइंग टू री इन्वेंट द व्हील। पहिया इन्वेंट हो चुका है, पहिया इन्वेंट करने की जरूरत नहीं। मोटर इन्वेंट हो चुका है, मोटर इन्वेंट करने की जरूरत नहीं है।
आपके पास कॉपर की कॉइल है, सब कुछ है, सीधा कनेक्शन जोड़ना है और बिजली घर में ले लेना है। आपको बल्ब का फिलामेंट बनाने की जरूरत नहीं, खरीदा हुआ मिल रहा है, खरीद के बना लीजिए, लाइट जला लीजिए अब मेरे में। पंखा आपको रेडीमेड मिल रहा है, पंखा टांगने की जरूरत है। अब आपको शुरू से कॉपर बाइंडिंग नहीं करनी है, उसमें कंडेंसर नहीं बनाना है, उसमें से आप पूरी उसकी वायरिंग नहीं करनी है, कुछ नहीं करना। सीधा एयर कंडीशनर डालना है, अपने घर में फिट करना और आराम से सो जाना है। घर बनाने की अभी जरूरत नहीं है। ओके, खैर जिनके पास घर नहीं वो क्या ही एसी लगाएं। तो जिनको कुछ भी नहीं आ रहा है, जो 10 नंबर 5 नंबर भी नहीं लिख पा रहे हैं, तो वो तो अब छोड़ दें। लेकिन जो 10 नंबर 12 नंबर अपने मन से पा सकते हैं, उनकी मेरी गारंटी है कि जिस क्वेश्चन में वो 10 से 12 नंबर 10 से 15 नंबर पा सकते हैं, उसमें मैं उनको 20 से 22 नंबर दिलाने के जा रहा हूँ। यानी हर क्वेश्चन में 7 से 8 नंबर आपका बढ़ा दूंगा, अगर सिर्फ आप मुझे सुनते जाए। कितना भी मैं खराब पढ़ा, कोई भी टीचर खराब पढ़ा रहा, लेकिन उसको बस सुनते जाइए और कहीं से भी क्वेश्चन याद कर लीजिए। ठीक, ज्यादा रेंट नहीं करूंगा। ये हम पेपर 4 कर रहे हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गुड गवर्नेंस का ये चैप्टर है। क्या है, पेपर है, इसको 2 सेक्शन में बांट रखा है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी ये हो चुका है। जो नेक्स्ट सेक्शन है इसका, वो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गुड गवर्नेंस। इसमें हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और गुड गवर्नेंस की बात करेंगे। ठीक, कैसे अच्छा शासन किया जाए, क्या पब्लिक लोक प्रशासन क्या होता है, उसके बारे में देखेंगे। साथ ही साथ इसमें लिखा तो नहीं है हेडिंग में, लेकिन इसमें थोड़ी सी डिजास्टर मैनेजमेंट की भी बात करेंगे। ठीक, तो ये 4 साल में 2016, 2021, 2017, सॉरी 16, 17, 21 और 24, 2024, ये 4 पेपर करा रहे हैं। कुल मिला के 16-17 क्वेश्चन है। इस 16-17 क्वेश्चन में 8 से 9 क्वेश्चन जो है लिटरली रिपीट हुए। 2016 का क्वेश्चन 17 में, 21 का क्वेश्चन 24 में, 17 का क्वेश्चन 21 में, 16 का क्वेश्चन 24 में, इस तरीके से पूछ रखा हुआ। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। तो एक बार आप क्वेश्चन कर लेंगे तो हो सकता है फिर से रिपीट करने की चांसेस हो। आप इतने स्पेशल नहीं है कि आपके लिए अलग पेपर बनाया जाएगा, डिट्टो वही पेपर बनाया जाएगा जो लास्ट बार बनाया गया। ठीक, तो एकदम से घबराने की जरूरत नहीं है, एकदम से हर चीज खोल करके वापस पढ़ने की जरूरत नहीं है। आते हैं सीधे पहले क्वेश्चन पे। देखिए ये पेपर, ये क्वेश्चन मैंने ले रखा है, ये 2016 के 4 क्वेश्चन है। ठीक, ये 2017 के 4 क्वेश्चन है, ये 2021 के 4 क्वेश्चन है, और ये 2024 में 2 ही क्वेश्चन पूछे गए थे। 2 क्वेश्चन पॉलिटी में एक्स्ट्रा पूछ लिए थे। हम जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो देखिए लगातार 2016 में पूछा और फिर 2017 में पूछा हुआ। सॉरी, ये 2017 का क्वेश्चन है, इसको इरेज कर देते हैं। 2016 नहीं है, ये 2017 है। ठीक, 2016-17 में लगातार 40-40 नंबर के क्वेश्चन को क्या किया, रिपीट किया। क्वेश्चन जरा मैं पढ़ देता हूँ, फिर थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगा। क्या है, एक बेसिक आइडिया लेंगे। ठीक है, कंटेंट पढ़ेंगे कि लिखना कैसे है, क्या लिखना है, और उसके लिखना कैसे है बाद में देखेंगे, पहले क्या लिखना है ये थोड़ा सा देख लेते हैं। 4-5 मिनट ये देख लेंगे, फिर बाकी क्वेश्चन लिख कर लाया हूं मैं, उसके बाद से आपको एक मॉडल आंसर मिला हुआ है, फिर हम लिखेंगे क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ रहा है, फिर से एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। आपको बताया ना, बार बार जितने ज्यादा टर्म्स दिए होंगे क्वेश्चन में, उतना ज्यादा आपको इंट्रोडक्शन और मेन बॉडी लिखने में आसानी होगी। इंट्रोडक्शन लिखने में तो आसानी हो ही जाएगी, अगर वर्ड्स कम है, एब्स्ट्रैक्ट चीजें लिखी हुई हैं, तो क्वेश्चन लिखने में कठिनाई होगी। शुरू कहाँ से करें, पकड़ में नहीं आ रहा है। लेकिन अगर उसने एग्जामिनर ने बड़ा क्वेश्चन बनाया हुआ है, कुछ ज्यादा वर्ड्स, ऑब्जेक्टिव वर्ड्स और जो मेन वर्ड्स हैं डाल रखे हैं, तो आपको इंट्रो शुरू करने में आसानी होगी। तो क्वेश्चन ये कुछ कुछ नियर अबाउट उसी तरीके का, दिखने में तो छोटा लग रहा है पर है जरूर, इसमें इंट्रो लिखा जा सकता है। कह रहा है डिस्कस द मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन पोस्ट ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड। वैश्वीकरण के उपरांत की दुनिया में लोक प्रशासन के अर्थ तथा महत्व की विवेचना कीजिए। तो 2 शब्द आपको मिल रहे हैं, एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, 3 शब्द एक्चुअली, एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एक पोस्ट ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड, और एक मिल रहा है मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस। तो आपको बताना है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, बेसिकली आपको इंट्रो में बता देना पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, उसका मीनिंग सिग्निफिकेंस क्या है, और पोस्ट ग्लोबल पैराग्राफ चेंज करके पोस्ट ग्लोबलाइज वर्ड में तो ये स्पेशल सिग्निफिकेंस और स्पेशल मीनिंग रखता है, आपको ये बता देना। भले रखता है नहीं रखता बता, आपको नहीं मतलब है, बस आपको कुछ भी वर्ड फ्रेमिंग करके, और ये वर्ड फ्रेमिंग करना आपको कहानी बनाना तब आएगी जब 100 क्वेश्चन आप घर से करके जाएंगे। उसके अलावा पूरा मेंस लिखने का कोई कोई और ट्रिक नहीं है मेंस पास होने का, सिवाय 100 क्वेश्चन करके गए हैं। चाहे कुछ भी क्वेश्चन पूछो, आंसर आपको, अगर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन शब्द आया है तो जो क्वेश्चन आप याद करके गए हैं वही लिख के आना है। किस सेंस में पूछा है, कुछ नहीं होता है, सब फालतू की बकवास है कि अरे कोई जादुई आंसर लिखा है ना। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आप रट के गए हैं, उसकी परिभाषा रट के गए हैं, उसके गुण दोष रट के गए हैं, उसमें सुधार की क्या संभावना है रट के गए। अब क्वेश्चन कुछ भी पूछा, आंख बंद करके आना, वही लिख के आना। अशोक के बारे में कुछ भी पूछा हो, आपको लिख के आना है कि उसने पिलर बनाया, उसने बुद्धिज्म शुरू किया, उसने धम्मघोष शुरू, कुछ भी पूछा हो आपको वही, उसने कलिंग की लड़ाई लड़ी, उसके अलावा अशोक का जीवन कुछ है ही नहीं। कोई भी फैंसी क्वेश्चन बनता नहीं है, दिखने में फैंसी होता, अंत में एग्जामिनर उसको उसी पर चेक करता है। ठीक, तो आपको रट के जाना है, लिख के चले आना।
ठीक, तो डिस्कस द मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन पोस्ट ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड। अब आपको बताया कि कैसे, थोड़ा सा एक बार फिर से बता दूं कि लिखना क्या है आपको। इंट्रो लिखना होता है। इंट्रो में जो आपको क्वेश्चन में वर्ड दिए हुए हैं, ऑपरेटिव वर्ड, उनको पकड़ना, उन्हीं को थोड़ा बहुत दायां बायां करके लिख देना होता है। इंट्रो हमेशा 2 पैराग्राफ में लिखिए, 4 लाइन का एक पैराग्राफ और 2 लाइन का एक छोटा सा पैराग्राफ, ताकि जो सेकंड पैराग्राफ आप लिखे हैं उसको मेन बॉडी से कनेक्शन मिल सके। ठीक, फिर मेन बॉडी पे आते हैं। मेन बॉडी में आप इंट्रो को फिर से रिवाइज कीजिए, डिटो लाइन बाय लाइन भी रिवाइज कर सकते हैं आप, तो इससे मेन बॉडी थोड़ी सी बढ़ जाएगी आपको। और उसके बाद से जो इंट्रो में लिखा है कम वर्ड्स में, उन्हीं को ज्यादा वर्ड्स में लिखने की कोशिश करना है, इलेबोरेट करना है। जैसे फंडामेंटल राइट्स पूछा है तो फंडामेंटल राइट तो इंट्रो में आपने लिखा, फिर फंडामेंटल राइट आकर के आप करके रहिए 14 से 18, 19 से 22, इस तरीके से डिवीजन करके मेन बॉडी को बढ़ाने की कोशिश करिए। मेन बॉडी खत्म हो गया। मेन बॉडी में भी हमेशा लास्ट में क्या करिए, पैराग्राफ चेंज करिए, 2 लाइन, आखिरी के 2 लाइन पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। मेन बॉडी के जो कंक्लूसिव लाइन है आखिरी के 2 पैराग्राफ में लिखिए, लाइन आखिरी की 2 लाइन पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। ये हो गया मेन बॉडी। उसके बाद से कंक्लूजन लिखने से पहले ठीक कंक्लूजन के ऊपर एक फ्लो चार्ट बना देंगे। वो फ्लो चार्ट जरूर बना दीजिए, कुछ भी फ्लो चार्ट बना दीजिए। क्यों? क्योंकि या तो एग्जामिनर क्या करेगा, इंट्रोडक्शन पढ़ा, मेन बॉडी थोड़ा बहुत सरसरी निगाह से देखा, फिर कंक्लूजन में आएगा। कंक्लूजन से ठीक ऊपर अगर आपके पास फ्लो चार्ट है तो क्या होगा, क्रिस्प और शॉर्ट वे में आप समझा सकेंगे एग्जामिनर को कि भैया मैंने ऊपर क्या लिखा है, उसी का मैंने फ्लो चार्ट बनाया है। तो हमेशा कंक्लूजन से कोशिश करिए कि फ्लो चार्ट ऊपर बनाइए, और फिर कंक्लूजन में क्या करना है, इंट्रो के कुछ वर्ड, कुछ लाइंस, और कुछ लाइंस किसके, मेन बॉडी के, लिख करके जंबल अप करके सबमिट कर देना है। 7 मिनट 8 मिनट आपको पर क्वेश्चन लिखने का टाइम है। ठीक, एसेइस्ट, राइटर, आर्कियोलॉजिस्ट नहीं बनना है। तो चलते हैं, क्वेश्चन शुरू करते हैं कि क्या है। पहले से थोड़ा सा बताते हैं आपको कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, व्हाट इज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, फिर हम आंसर राइटिंग वगैरह करेंगे। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बेसिकली क्या है, एक मशीनरी है, या कह लीजिए कि प्रोसेस है, ठीक, या एक कोई इंस्टीट्यूशन है। ये कुल मिला के ये सब क्या है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये सब इन तरीकों से गवर्न होता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इन ये तीनों मिलकर करते क्या है कि हमको गवर्नमेंट पॉलिसीज को, जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, हमको बोले तो पब्लिक जनता या नॉर्मल जो लोग हैं जिनसे बन रहा है सब कुछ, जो गवर्नमेंट पॉलिसी है उसको फॉर्मुलेट करती है। ठीक, लोक प्रशासन ही तो फॉर्मुलेट करती है, और इन पब्लिक पॉलिसीज के थ्रू क्या करती है, पब्लिक वेलफेयर करने की कोशिश करती है। क्वेश्चन पूछा हुआ है पोस्ट ग्लोबल, इतना इंट्रोडक्शन में होता, अभी इंट्रोडक्शन भी नहीं लिखना, अभी मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। अब इसका मेन कारण होता था, इसका मेन जो उद्देश्य होता था लोक प्रशासन का या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखना। पोस्ट ग्लोबलाइज, प्री ग्लोबलाइज वर्ल्ड में जब ग्लोबलाइजेशन नहीं हुआ था, उससे पहले इसका मेन कारण था कि डांट डपट के किसी भी तरीके से भय डर दिखा करके पब्लिक ऑर्डर मेंटेन किया जाए, और पब्लिक ऑर्डर मेंटेन रहेगा तब जाके हम पब्लिक सर्विस डिलीवरी कर पाएंगे। भाई कानून व्यवस्था ही नहीं है तो हम पब्लिक सर्विस डिलीवरी कहाँ से करेंगे। लेकिन जब डंडा हाथ में आ जाता है, लॉ एंड ऑर्डर मेन चीज हो जाती है, तो पब्लिक सर्विस डिलीवरी सेकेंडरी हो जाती है। अब जो है, जो 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 इंस्टीट्यूशन है, जो मशीनरी है, जो प्रोसेस है, वो इस चक्कर में लग जाती है कि पब्लिक सर्विस डिलीवरी बाद में देखेंगे। जो उसका मेन काम है पब्लिक सर्विस डिलीवरी, उसको वो बाद में देखेगी, लेकिन वो पहले लॉ एंड ऑर्डर बनाने के चक्कर में रहेगी। सॉरी जरा फोन आ जाता है, ठीक है। तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रख करके पब्लिक सर्विस डिलीवरी, ये हुआ करता था पोस्ट किसमें, वो प्री ग्लोबलाइज वर्ल्ड में, जब ग्लोबलाइजेशन नहीं हुआ था तब ये सब चीज था। ठीक, तो हमको इसके बाद कैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में चेंज आया उसको लिखना होता है। ठीक है, जब इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन हुआ या ग्लोबलाइजेशन हुआ तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था वो ट्रांसफॉर्मेशन आया, उसमें क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन है। और क्या ट्रांसफॉर्मेशन आया ये आपको बताना है। तो उसमें क्या हो गया, रूल जो ट्रांसफॉर्म टू, कैसे कह सकते हैं कि रूल बेस्ड, अभी तो रूल बेस्ड था सब कुछ, रूल बेस्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम से चेंज होकर के किसमें है, सिटीजन सेंट्रिक आया। अब रूल सेक्रेट नहीं रहेगा, अब सिटीजन सेंट्रिक, ठीक, टेक्नोलॉजी ड्रिवन। पहले टेक ड्रिवन भी नहीं हो, पहले टेक्नोलॉजी नहीं थी तो कहां से होगा, टेक ड्रिवन होगा। अब कोलैबोरेटिव गवर्नेंस आ गई, इनपुट लिए जाने लगा किससे, सिटीजन से, उसको बोलते हैं कोलैबोरेटिव गवर्नेंस आ गया। और कई सारे जो डायमेंशंस हैं उनको कई सारे जो डायमेंशंस, जो वेरियस डायमेंशंस है वो मिल करके काम करने लगे। तो एक तरीके से जो जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वो क्या करने लगा, वो एक तरीके का डेवलपमेंट करने लगा, फैसिलिटेट करने लगा, फैसिलिटेट, और साथ ही साथ
रेगुलेट रेगुलेशन तो ऑब्वियसली रेगुलेशन ऑफ मार्केट, मार्केट को क्या करने लगा, रेगुलेट करने लगा। ये पोस्ट ग्लोबलाइजेशन वर्ल्ड में होगा। ठीक, तो यानी कि क्या हुआ, बेसिकली आप कह सकते हैं कि गवर्नमेंट से गवर्नेंस की तरफ हम आ गए। किधर आ गए, गवर्नेंस। ओके, हम कंट्रोलर किसे, कंट्रोल करने से की जगह हम फैसिलिटेटर आ गए। जो मेन काम हो गया किसका, हम नहीं मतलब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो मेन काम हो गया फैसिलिटेटर का हो गया। फैसिलिटेट, ओके, फैसिलिटेटर हो गया। सब कुछ सेंट्रलाइज हुआ करता था, सेंट्रलाइज्ड की जगह अब सब कुछ क्या होगा, कोलैबोरेटिव हो गया। कोलैबोरेटिव हो गया, कोलैबोरेटिव क्या होने लगा, गवर्नेंस होने लगा, कोलैबोरेटिव गवर्नेंस होने लगा। ओके, तो ये बेसिकली क्या चेंज, ये था आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, और ये इसमें क्या हुए थे उस तरीके से चेंजेस हुए थे। अब इन्हीं सब चीज को आपको इंट्रो में लिख देना है और मेन बॉडी लिख देनी है। और ठीक, तो आपने इंट्रो ऐसे लिखना कि वो एक मशीनरी है, प्रोसेस है, इंस्टीट्यूशन है जिससे गवर्नमेंट पॉलिसी फॉर्मुलेट होती है और पब्लिक वेलफेयर होती है। और ये क्या करता है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रख करके पब्लिक सर्विस डिलीवरी करता है। लेकिन लेकिन जब ग्लोबलाइजेशन हुआ, लिबरलाइजेशन हुआ, तो इसमें एक ट्रांसफॉर्मेशन है, ये आप सेकंड पैराग्राफ में लिखेंगे, जिसमें रूल बेस्ड ऑर्डर से हम एक सिटीजन सेंट्रिक टेक ड्रिवन और कोलैबोरेटिव गवर्नेंस का हम काम करने लगे। उसके बाद से मेन बॉडी में आए। मेन बॉडी में क्या लिखेंगे, मेन बॉडी में सबसे पहले हम जो लिखा है उसी का मीनिंग लिख देंगे। मीनिंग ऑफ पब एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अब ये हेडिंग डाल के लिखेंगे, इसमें हम बेसिकली वही लिखेंगे जो इंट्रो में लिखा है। ठीक, तो यहाँ मीनिंग लिखेंगे, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पब्लिक पॉलिसीज, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पब्लिक पॉलिसी, पब्लिक पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करना या लॉज को इम्प्लीमेंट करना। दूसरा हम लिखेंगे एफिशिएंट, एफिशिएंट, अब एफिशिएंट है कि नहीं है, लेकिन इसका एक काम है, एफिशिएंट डिलीवरी ऑफ पब्लिक सर्विसेज। पब्लिक सर्विसेज का क्या करना, एफिशिएंट डिलीवरी करना। ठीक, एक तरीके का इंटरफेस का काम करना, इंटरफेस बिटवीन गवर्नमेंट एंड सिटीजन, सिटीजन और गवर्नमेंट के बीच की इंटरफेस के तौर पे काम करना। वेलफेयर करना, वेलफेयर, डेवलपमेंट, ओके, एक्सेट्रा। ये सब इसका क्या हो गया, रोल हो गया। इस फिर हम लिखेंगे चेंजिंग नेचर है, चेंजिंग नेचर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन द पोस्ट ग्लोबलाइज वर्ल्ड। ये हेडिंग डालेंगे, इन द पोस्ट ग्लोबलाइज वर्ल्ड। अब मेन आंसर पे आ गए हम, मेन बॉडी के मेन आंसर पर आ गए। अब क्या आया इसमें, आया ग्लोबलाइजेशन से क्या हुआ कि रोल ऑफ पब्लिक एक्सपेंशन जो है ट्रेडिशनल एडमिनिस्ट्रेशन से गुड गवर्नेंस की तरफ फ्लो कर गया। तो इसमें आपको वही बताना है, क्या बताना, गवर्नमेंट से किस में हम आ गए, गवर्नेंस में आ गए, गवर्नमेंट टू गवर्नेंस। ओके, साथ ही साथ फैसिलिटी, कंट्रोलर से, कंट्रोलर पहले चीजें हुआ, कंट्रोलिंग, कंट्रोलर हुआ करता था पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था वो कंट्रोल करता है किसको, ओवरऑल सिस्टम को, पीपुल्स को। अब क्या हो गया, उन्हीं चीज को क्या कर रहा है, फैसिलिटेट कर रहा है, फैसिलिटेटर के तौर पे काम कर रहा है। ठीक, सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन था पहले, पहले मतलब प्री ग्लोबलाइज वर्ल्ड में सेंट्रलाइज था सब कुछ। अब क्या हो गया, कोलैबोरेटिव हो गया। ओके, समझ रहे हैं, क्या हो गया, कोलैबोरेटिव हो गया। थोड़ा सा आपको सिग्निफिकेंस वगैरह लिख देना है। सिग्निफिकेंस में हम क्या लिख देंगे, प्रमोटिंग, फिर से वही सब, प्रमोटिंग गुड गवर्नेंस। हेडिंग डालना है क्या, सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस ऑफ पब, पब की क्या, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की क्या सिग्निफिकेंस है, प्रमोटिंग गुड गवर्नेंस, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। एक दो लाइन सब में लिख देना है, ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आधा लाइन एक लाइन सब में लिख देना है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कैसे लिखेंगे, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, रेगुलेटिंग मार्केट विद पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट। मार्केट को ऐसा रेगुलेट करना है कि पब्लिक के फायदे में हो, ये हो गया। उसके बाद से डिजिटल गवर्नेंस आप डाल सकते हैं, सब कुछ डिजिटली गवर्न हो रहा है, ये भी क्या हो गया, एक तरीके का सिग्निफिकेंस हो गया। इंक्लूसिव डेवलपमेंट भी सिग्निफिकेंस है किसका, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का। इन्वायरमेंटल गवर्नेंस करना, तमाम तरीके का क्या करना, ग्लोबल कोऑपरेशन करना। अब इन्वायरमेंटल गवर्नेंस भी
लोकल लेवल पर भी एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जिसका इन्वायरमेंटल उससे कंसर्न नहीं हुआ करता था, सीधा सीधा डिस्ट्रिक्ट में लॉ एंड ऑर्डर बना रहे और पब्लिक ट्रैफिक वफिक चलती रहे, सड़कें बनती रहे। अब उसका भी किसमें काम बढ़ गया है, इन्वायरमेंटल गवर्नेंस उसको देखना है, क्योंकि गवर्नेंस अब क्या आ गया, पोस्ट ग्लोबल गवर्नमेंट इन्वायरमेंटल गवर्नेंस सेंटर में आ गया। साथ ही साथ ग्लोबल कोऑपरेशन भी मेंटेन रखना है, ग्लोबल कोऑपरेशन, ये सब किसका काम हो गया है, पोस्ट ग्लोबलाइज वर्ल्ड में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का काम हो गया। उसके अलावा हर बार आपको पूछा हो ना पूछा, चैलेंजेस लिख देने हैं आप, ये चैलेंजेस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जो बड़ाइयां लिखी हैं उसी में आपको कमियां बता करके वही चीजें चैलेंजेस में दिखा देनी है। ये बहुत कॉम्प्लेक्स हो गया, इतनी चीजें कर रही है तो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गई है, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ गवर्नेंस, गवर्न करने में कॉम्प्लेक्सिटी आ गई है। ठीक, इकोनॉमिक ग्रोथ है, इकोनॉमिक ग्रोथ वर्सेस सोशल जस्टिस के में हमेशा एक का सवाल चलता रहता है। अगर इकोनॉमिक ग्रोथ चाहिए तो कहीं सोशल जस्टिस पीछे छूट जाता है, सोशल जस्टिस होता है तो इकोनॉमिकली ग्रोथ होना बंद हो जाता है। डिजिटल डिवाइड चल रहा है इस समय, ये सब चैलेंज है ना किसके, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन थे। भाई अगर सब कुछ डिजिटली आपने कर दिया तो क्या वो लोग कहाँ जाएंगे जिनके पास डिजिटल सुविधाएं नहीं है, या वो लोग कहाँ जो साइबर सिक्योरिटी में आसानी से, साइबर जो लॉस है, साइबर क्राइम में आसानी से फंस सकते हैं, उनका क्या करेंगे आप। क्लाइमेट चेंज वगैरह हो रहा है, ग्रोथ कर रहे हैं तो क्लाइमेट चेंज आ जा रहा है सामने, ये सब क्या है, ये सब है चैलेंजेस हैं। अब हम चैलेंजेस लिख दिए हैं तो हम इसको सुधार करेंगे, ये भी कैसे लिखेंगे, मेजर्स, मेजर्स टू स्ट्रेंथन, हेडिंग कर लेंगे स्ट्रेंथन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को स्ट्रेंथन करने के लिए क्या मेजर्स होंगे। ठीक, सिविल सर्विसेज ने रिफॉर्म करना होगा, ये सब जेनरिक बातें लिखते चलनी है, सिविल सर्विसेज ने रिफॉर्म करना होगा। साथ ही साथ कैपेसिटी बिल्डिंग करनी होगी, आपने कर्मयोगी वगैरह सुना होगा, कैपेसिटी बिल्डिंग। ठीक, सेंसिटिव बनाना होगा, सेंसिटाइजेशन ऑफ ब्यूरोक्रेट्स, तो ब्यूरोक्रेट्स उनको सेंसिटाइज करना होगा पब्लिक इशूज के अगेंस्ट। एथिकल गवर्नेंस लानी होगी, ये क्या ही लाना होगा, सब ये एक चीजें कैसे लाएंगे आप राम जाने, लेकिन आपको लिखते आना। फिर आपने जो लिखा उसी का फ्लो चार्ट बना देना, उसी का क्या कर देना, फ्लो चार्ट बना देना। कैसे बनाया आपने, बनाया पहले आपने कहा ट्रेडिशनल एडमिनिस्ट्रेशन, पहले क्या होता था ट्रेडिशनल एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रेडिशनल एडमिनिस्ट्रेशन में कौन सेंटर में होता था, लॉ एंड ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर हट गया जब ग्लोबलाइजेशन आया, लॉ एंड ऑर्डर सेंटर से हटना शुरू हो गया, तो हम क्या करना शुरू हो गए, एडमिनिस्ट्रेशन की जगह हम क्या करने लगे, गवर्नमेंट की जगह हम गवर्नेंस ले आए और रेगुलेशन को ले आए, कंट्रोल की जगह क्या ले आए, रेगुलेशन ले आए। ठीक, अब कैसे लाए, हम डिजिटल किए, क्या किए, डिजिटल किए, ट्रांसपेरेंट बनाए, डिजिटल हुआ तो अपने आप चीजें क्या हो गई, ट्रांसपेरेंट हो गई। सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन लिए, सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन करना शुरू किए, और ये सब हुआ तो क्या आया हमारे पास, इंक्लूसिव ग्रोथ है। इंक्लूसिव, ये आप ये अगर एक फ्लो चार्ट बना देंगे आप, तो फ्लो चार्ट, तो आपको आपके टीचर को पता चल जाएगा, जो कॉपी चेक कर रहा है उसको आइडिया लग जाएगा कि आपने मेन बॉडी में क्या लिखा, उसके बाद से यहाँ के कंक्लूजन लिख देंगे। ठीक, तो इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा, क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। कंक्लूजन में आप क्या लिख सकते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है हैज इमर्ज्ड एज द बैकबोन वगैरह गवर्नमेंट की पोस्ट ग्लोबलाइज एरा में। इट का रोल लिख देते हैं कि नो लॉन्गर लिमिटेड टू इम्प्लीमेंटिंग गवर्नमेंट डिसीजन बट एक्सपैंड्स टू रेगुलेट मार्केट, प्रमोटिंग इंक्लूसिव ग्रोथ, ये सब आप चीजें लिख सकते हैं जो उसमें लिखा हुआ है आपने। ओके, इस तरीके से 20 मिनट में ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।